गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। ये जो सेशन है ना यार, डेली करंट अफेयर्स का ना, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। माने कि हर पेपर में इससे आना ही आना है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इनसे मिल लेते हैं। ये हमारे प्रेम के प्रतीक हैं। तो अर्ज किया है, 2 लाइन आपके लिए। चले चलिए कि चलना ही दलील कामयाबी है। चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो दोस्तों चले चलिए, मंजिल तभी मिलेगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में किस खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये मिला है मिताली राज को। शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों मिताली राज को। मिताली राज को मिला है तो इसके बारे में आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में मिला है। तो आईसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। आईसीसी की स्थापना 1909 में किस नाम से हुई थी? इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के नाम से हुई थी दोस्तों। और उस समय इसके जो संस्थापक सदस्य थे वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका थे। उसके बाद 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन के नाम से इसका नाम रखा गया। और फाइनली जो अभी वर्तमान में नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये दोस्तों कब रखा गया? 1989 में। इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि दुबई कहाँ है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और इसके सदस्य देश हैं 104, यानी 104 सदस्य देश हैं इसमें। और इसकी आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। फिलहाल में चेयरमैन है इसके ग्रेग वर्कले और सीईओ थे मनु साहनी जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी फ़िलहाल में एक्टिंग सीईओ हैं इसके जॉर्ज अलार्डिस, अभी कारोबार संभाले हुए हैं। दोस्तों इतना आईसीसी के बारे में जान लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य के साथ उसके सभी ज़िलों में सौर परियोजना लगाने का अनुबंध हासिल किया है दोस्तों? तो ये किया है केरल के साथ में। केरल के साथ में दोस्तों टाटा पावर ने ये अनुबंध किया है कि वो उसके सभी ज़िलों में सौर परियोजना लगाने का कार्य करेगा। ये दोस्तों 64 मेगावाट की सौर परियोजना लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा स्पर्श एकीकृत पहल शुरू की गई है दोस्तों? स्पर्श एकीकृत पहल शुरू की गई है। तो ये की है रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है दोस्तों। इसके बारे में अभी बताते हैं डिटेल में आपको। उससे पहले ये क्वेश्चन, हाल ही में प्रस्तावित नरगौल बंदरगाह किस राज्य में स्थापित है? तो ये दोस्तों नरगौल बंदरगाह है, ये गुजरात में स्थापित हुआ गया। ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो मुंबई में, जिसे न्यावा शोभा कहते थे, उसके अतिरिक्त भार को कम करने के लिए, उसके वजन को कम करने के लिए ये बनाया गया है। गुजरात में बनाया जा रहा है दोस्तों। तो स्पर्श के बारे में जान लेते हैं। क्या है स्पर्श? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ये दोस्तों रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसके तहत क्या होता है, जो रक्षा पेंशन आती है उसकी मंजूरी और वितरण सीधे अपने आप ऑटोमेटिकली पेंशन भोगियों के खाते में पहुंच जाएगा दोस्तों। उसमें हमें बीच में जो बिचौलिया होते हैं, न किसी क्लर्क से मिलना है, न किसी बाबू से मिलना है, कुछ नहीं, सीधा
उनके खातों से संबंधित है, सीधे उनके खातों में पहुंचा करेगी। इसके लिए इसके 2 बड़े बैंकों के साथ साझा किया गया है, एक SBI के साथ, भारतीय स्टेट बैंक के साथ, और PNB पंजाब नेशनल बैंक के साथ में दोस्तों। अब रक्षा मंत्रालय की बात है तो कुछ रक्षा के बारे में जान लेते हैं, आर्मी के बारे में अपनी। तो भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत जी हैं दोस्तों। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और थल सेना के प्रमुख कौन है अभी? मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और इसके प्रमुख हैं RK भदौरिया साहब। तो दोस्तों हमने इतना जाना स्पर्श के बारे में और रक्षा के बारे में, अपने रक्षा मंत्रालय के बारे में, फोर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नरगोल बंदरगाह के बारे में जानते हैं दोस्तों। नरगोल बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो मुंबई में, इसका पहले नाम क्या था दोस्तों? नेहामा शोभा के भार को कम करने के लिए गुजरात के बड़साल जिले में बनाया गया है। ये तो हो गया नरगोल बंदरगाह के बारे में। अब जान लेते हैं गुजरात में बनाया गया है तो गुजरात के बारे में। सबसे लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात दोस्तों। गुजरात के अहमदाबाद कांकरिया झील के चारों ओर स्थित है। कांकरिया झील कहाँ है दोस्तों? अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में कांकरिया झील है। काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र गुजरात के सूरत शहर में स्थित है दोस्तों। सूरत में। सूरत हीरे को तराशने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हीरा तराशा जाता है सूरत में दोस्तों। भारत में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनी है? पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है दोस्तों केवड़िया, गुजरात की केवड़िया। और इसी केवड़िया में क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये रहा। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है दोस्तों? ये पाली, राजस्थान के पाली शहर में है। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदल गया है दोस्तों, तो उसका नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया गया है। और ये है दोस्तों भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज शहर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज शहर कौन? अहमदाबाद को बनाया गया है। कार्ले का चैत ये महाराष्ट्र में है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम दोस्तों क्या रखा गया है? कांडला, ये भी गुजरात में है। कांडला बंदरगाह, इसका नया नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह दोस्तों। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जो LIC है उसके चेयरमैन कौन है? LIC के चेयरमैन साहब कौन हैं दोस्तों? तो ये हैं MR कुमार। चेयरमैन है दोस्तों MR कुमार। चेयरमैन है दोस्तों और LIC के। ये है नीचे दिनेश खारा साहब SBI के, और अजय त्यागी सेबी के। और राजीव कुमार हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो LIC के बारे में हो गया। अभी क्या हुआ है कि इनका कार्यभार को बढ़ा दिया गया है दोस्तों। इनके कार्यभार को 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया है। 2 साल का इजाफा हो गया है। और चेयरमैन के पद को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक MD और दूसरा CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य जल जीवन मिशन के तहत 5000 करोड़ का अनुदान दिया गया है? किस राज्य सरकार को जल जीवन मिशन के तहत 5000 करोड़ का अनुदान दिया गया है दोस्तों? किसे दिया गया है? कर्नाटक सरकार को दिया गया है।
दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति ने आईसीसी के सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है दोस्तों? आईसीसी के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है मनु साहनी जी ने। मनु साहनी जी ने आईसीसी के पद से इस्तीफा दे दिया है। इनकी जगह पर कौन आए थे? तो कुछ विवाद के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रंग कोडित कार्य योजना शुरू की है? रंग कोडित कार्य योजना शुरू की है, ये की है दिल्ली सरकार ने। रंग कोडित कार्य योजना शुरू की है दोस्तों दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मनु साहनी जगह पर लॉर्ड साहब को बना दिया गया है कार्यकारी सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021 लॉन्च की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। नई जनसंख्या नीति 2021 उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो इस जनसंख्या नीति के बारे में जान लेते हैं। जनसंख्या नीति कौन लॉन्च करता है, क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक आम सभा में जनसंख्या दिवस को मनाने का फैसला लिया था। कब लिया था? 11 जुलाई 1989 1989 को। क्यों लिया था दोस्तों? ये इसलिए लिया था कि 11 जुलाई 1987 को 11 जुलाई 1987 को विश्व की जो जनसंख्या थी वो 5 अरब पर पहुंच गई थी दोस्तों। तो ये चिंता का विषय था कि भाई 5 अरब जनसंख्या हो गई है। तो इस के चलते 11 जुलाई 1989 से जनसंख्या दिवस मनाने की घोषणा की गई, संयुक्त राष्ट्र ने की थी। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2021 की थीम क्या है? कोविड महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव, ये थीम है इसकी। कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर क्या प्रभाव है, इसके लिए जनसंख्या दिवस 2021 वाला मनाया गया दोस्तों। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, भारत की जो जनसंख्या नीति है वो कौन सी है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक लागू की गई है। और इसमें मोटिव क्या रखा गया? मोटिव है इनका कि जो प्रजनन दर है वो 2.9 से 2.1 तक लाना है। इसे प्रजनन दर को कम करना है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की पुरानी जो जनसंख्या नीति थी वो 2000 से 2016 तक थी, जो समाप्त हो गई, जिसके बाद नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 तक शुरू की गई है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं का OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है? दोस्तों OTT क्या होता है पता है? आजकल तो बहुत सारे OTT चल रहे हैं। नेटफ्लिक्स है, मैक्स प्लेयर है, अमेजन प्राइम वीडियो वाला है। तो ये सब OTT हैं दोस्तों, ऐसे प्लेटफॉर्म जो बिना केबल के, जिन्हें हम बिना केबल बिना टीवी वगैरह के यूज़ करते हैं। तो ये किस सरकार ने किया है? ये लॉन्च किया है केरल सरकार ने अपना OTT। तो इसके बारे में जान लेते हैं OTT क्या होता है। OTT ओवर द टॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, इसमें क्या होता है? OTT मीडिया सेवा इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को दी जाने वाली मीडिया सेवा है। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को दी जाने वाली है। इसमें ना तो कोई केबल की ज़रूरत होती है, ना कोई ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत होती है, ब्रॉडबैंड की ज़रूरत होती है। ये सीधा, ना कोई सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। इसमें सीधा इंटरनेट के माध्यम से वीडियो दी जाती है, आपको जो भी देखना है। बस ये सब्सक्रिप्शन आधारित होती है। इसका पहले प्रीमियम खरीदना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। ये 3 प्रकार के होते हैं OTT। एक ट्रांजिशनल वाला होता है, दूसरा
सब्सक्रिप्शन वाला होता है, तीसरा एडवर्टाइजिंग होता है। ट्रांजैक्शन वाला कि आप जो चीज़ आपको देखनी है, जो वीडियो आपको देखनी है, उसे आप ख़रीद लो, उसका पे कर दो, पैसा दे दो। दूसरा है सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन करने के बाद में और वो आपको मिल जाएगी। तीसरा है कि फ्री वाला, माने कि अब जो उस पर ऐड आते हैं वो देखो और उसके बाद आप आगे बढ़ते रहो, मूवी देखो। तो इस प्रकार से अन्य जो होते हैं, ये नेटफ्लिक्स है, मैक्स प्लेयर है, ये तमाम OTT हैं। तो केरल में हुआ है, तो केरल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम है। केरल के शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है। और कथक कहाँ का है? अपने यूपी का है कथक। कथक अपने यूपी का है दोस्तों, कथक। केरल का जो तट है उसे क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। इडुक्की बांध केरल में है, पेरियार नदी पर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में जीका वायरस के मामले सामने आ रहे हैं दोस्तों? जीका वायरस भारत तो दोस्तों बीमारियों का घर बनता जा रहा है। अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ तब तक और जीका वायरस और निपा वायरस पता नहीं क्या क्या आने लग गए। तो जीका वायरस कहाँ मिले इसके मामले? ये मिले हैं दोस्तों केरल में। तो केरल में मिले हैं, तो जीका वायरस के बारे में जानते हैं। जीका वायरस सबसे पहले कहाँ मिला था? ये जीका फॉरेस्ट है कहाँ? युगांडा में, अफ्रीका। युगांडा कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो दोस्तों युगांडा के अब जीका फॉरेस्ट में पाया गया था पहला केस इसका। उसके बाद वहाँ मिला था, तो उसी जीका फॉरेस्ट के नाम पर इसका नाम जीका वायरस रख दिया गया। जीका वायरस फ्लेवी वायरस फैमिली का मेंबर है, जो इसी का डेंगू भी है दोस्तों। डेंगू भी इसी फैमिली में आता है। डेंगू भी इसी फैमिली में आता है। और ये दोनों सेम, जीका वायरस और डेंगू दोनों सेम एक ही मकसद द्वारा होते हैं, एडिस एजिप्टाई मकसद द्वारा फैलते हैं। और जीका वायरस का पहला मामला केरल में पाया गया था। सबसे अधिक प्रभाव जो होता है इसका दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे अधिक प्रभाव इसका गर्भवती महिलाओं पर होता है दोस्तों। गर्भवती महिलाओं पर जीका वायरस अधिक प्रभाव करता है। और दोस्तों एक निपा वायरस है, वो निपा वायरस महाराष्ट्र में इसका केस आया है। महाराष्ट्र के जो महाबलेश्वर की गुफाएं हैं, महाबलेश्वर पहाड़ी है उसके बगल में, वहीं से इसी महाबलेश्वर से दोस्तों कृष्णा नदी निकलती है। तो निपा वायरस आया। ये निपा वायरस चमगादड़ द्वारा फैलता है दोस्तों, चमगादड़ द्वारा फैलता है निपा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है भारत में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहाँ किया है? सूरत में किया है। अमेजन का पहला डिजिटल केंद्र सूरत में किया है। अब अमेजन ने किया है तो अमेजन के बारे में जानते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1994 में। मुख्यालय वॉशिंगटन के सिएटल में। और संस्थापक कौन थे? जेफ बेजोस। और CEO हाल ही में हो गए एंडी जेसी। अभी तक कौन थे? जेफ बेजोस ही इसके CEO थे, लेकिन अब एंडी जेसी को बना दिया गया है CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस सूचकांक की रैंकिंग में भारत पहली बार शीर्ष 50 में आया है? पहली बार दोस्तों किस सूचकांक में आया है दोस्तों? ये आया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत पहली बार 50 देशों की लिस्ट में शामिल हुआ है। इससे पहले 2020 में अभी 50 नंबर शामिल हुआ है। तो अभी कितना है इसकी रैंकिंग? 48 है दोस्तों। इससे पहले 2019 में दोस्तों इसकी रैंकिंग थी 52।
19 में 52 थी दोस्तों, 18 में 57 थी इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया गया है? पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया गया है दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में। तो देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्तों? विश्व बौद्धिक संपदा जारी करती है। इसमें 131 देश हैं, जिसमें भारत की रैंकिंग 2020 में 48 और 19 में 52 और 18 में 57 आई थी। तो पहली बार 50 के नीचे आया है भारत। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर संस्था जारी करती है। इसमें भारत की रैंकिंग है 142। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक जारी करता है एक आयरलैंड और जर्मनी की, दोनों की दो संस्था हैं, वो दोनों मिलकर करती हैं। तो आयरलैंड की संस्था कौन सी है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। और जर्मनी की है वर्ल्ड हंगर हिल्फे। दोनों संयुक्त रूप से तैयार करती हैं। इसमें भारत की रैंकिंग 94 है, जिसमें कुल देश शामिल हुए 107 हैं भुखमरी सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? ये UNDP करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा होता है। इसमें 131 रैंकिंग आई है भारत की और कुल देश शामिल हैं 189 है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका के एक ग्लेशियर का विश्व का सबसे बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है। एक ग्लेशियर का एक टुकड़ा टूट के अलग हुआ है, जो विश्व का सबसे बड़ा टुकड़ा है। तो कौन सा टुकड़ा है? उसे क्या नाम दिया गया दोस्तों? उसे नाम दिया गया है A76 नाम दिया गया उसे। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये पार्ट है, ये वाला, ये ग्लेशियर है और उसमें ये वाला पार्ट जूम करके दिखा देते हैं। ये वाला पार्ट ये टूट के अलग हुआ है। ये रोने आइस शेल्फ से टूट के अलग हुआ है। ये उसका पश्चिमी टुकड़ा है। रोने आइस शेल्फ का पश्चिमी टुकड़ा है जो इससे टूट कर अलग हुआ है दोस्तों। इसके बारे में आपको बता देते हैं डिटेल में थोड़ा सा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि आइसबर्ग जो टुकड़ा है ये, वो इसका नाम रखा गया A76। अंटार्कटिका में रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से टूटा हुआ है। अब ये कहाँ है? टूट कर कहाँ गिरा है? बेडल सागर में गिरा है। इसकी लंबाई कितनी है? 170 किलोमीटर लंबाई है दोस्तों और 25 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। इसका क्षेत्रफल 4320 वर्ग किलोमीटर है, काफ़ी बड़ा है। लगभग ये शिकागो शहर और स्पेन का जो द्वीप है मलोरका आकार में उनके बराबर है लगभग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जब ग्लेशियर से बर्फ़ का टुकड़ा टूट कर अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काल्विंग। उसे काल्विंग कहते हैं दोस्तों, काल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित ब्रायम भारती एंसिस का संबंध किससे है दोस्तों? ये क्या है ब्रायम भारती एंसिस? अब आप ऑप्शन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि आप पीछे सबके पीछे प्रजाति लगी हुई है, तो ये प्रजाति है, लेकिन है किस चीज़ की प्रजाति? छिपकली की प्रजाति है, ये फंगस की प्रजाति है, पौधों की प्रजाति है, ये कोरोना की प्रजाति है। ये दोस्तों पौधों की नई प्रजाति है जो हाल ही में खोजी गई है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा खोजी गई है। ये भी दोस्तों अंटार्कटिका पे ही खोजी गई है। तो पौधों की नवीन प्रजाति ब्रायम भारती एंसिस पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा अंटार्कटिका में खोजी गई है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अंटार्कटिका के बारे में जान लेते हैं। अंटार्कटिका में ये दोस्तों गलत हो गया है, यहाँ पर भारत है। अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले भेजा था, स्थापित हुआ था दक्षिणी गंगोत्री। ये 1980 में दोस्तों भेजा गया था इंदिरा जी के समय में, जो अभी फ़िलहाल बंद हो गया है। ये 60 मीटर मोटी बर्फ़ की परत से ढक गया है। दूसरा भेजा गया था मैत्री, 1 साल बाद ही भेजा गया था 1981 में। और तीसरा फ़िलहाल अभी जो काम कर रहा है वो है भारती, ये 2012 में भेजा गया है। तो दोस्तों श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं अंटार्कटिका को। श्वेत महाद्वीप के नाम से दोस्तों अंटार्कटिका को जानते हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? विल्सन मैसिफ है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी। ये सब चोटी है वहाँ पे, उसकी एक सदस्य है। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अंटार्कटिका पर कदम रखने वाला प्रथम भारतीय जो थे अंटार्कटिका पर कदम रखने वाले वो थे गिरिराज सिरोही जी थे। ये 1960 में गए थे दोस्तों, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है? तो दोस्तों अजूबों की कमी नहीं है दुनिया में, तो रेत से ही महल बना दिया, और बिल्कुल ऐसा कि अभी आपको दिखाएंगे। देखो कितना सुंदर बनाया गया है, पूरा एकदम नक्काशी निकाल के। ये देखो पूरा सब बना के ये रेत को रोकने के लिए इसमें लकड़ी का भी प्रयोग किया गया है। तो दुनिया का रेत महल सबसे ऊंचा कहाँ बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया है स्वीडन में, वो डेनमार्क में दोस्तों, डेनमार्क में। इसकी ऊंचाई 21.16 मीटर है। ये डेनमार्क के ब्लॉखस शहर में बनाया गया है। ये त्रिभुज टाइप का है, त्रिभुजी आकृति है इसकी। इससे पहले दोस्तों अभी एक बनाया गया था 2019 में जर्मनी में, वो 17.7 मीटर का था, जर्मनी में बनाया गया था इससे पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉलर टोनी क्रूज ने संन्यास ले लिया है। टोनी क्रूज ने संन्यास लिया है। वो किस देश के फुटबॉलर हैं दोस्तों? वो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो पता चल गया आपको कि टोनी क्रूज फुटबॉलर हैं। अब कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं दोस्तों। इन्हें जर्मन क्रूज के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 106 मैच खेले, 106 मैच खेल कर संन्यास ले लिया दोस्तों इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉडल किराएदारी अधिनियम पेश किया है? मॉडल किराएदारी अधिनियम ये दोस्तों पेश किया है, मॉडल किराएदारी अधिनियम कर्नाटक सरकार ने पेश किया। ये मकान मालिक और किराएदार के बीच संतुलन के बनाए रखने के लिए पेश किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तत्काल वार्षिक योजना ये सरल पेंशन किस कंपनी द्वारा शुरू की गई है? सरल पेंशन योजना, सरल पेंशन योजना है दोस्तों, ये शुरू की है LIC ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने। तो LIC ने शुरू की है ये दोस्तों। कब शुरू की है? 1 जुलाई 2021 से शुरू की है।
और ये वन प्रीमियम पॉलिसी है दोस्तों। इसमें एक ही बार में जितना भी आपको चार्ज लगेगा पॉलिसी का वो एक ही बार में पे करना है। और उसके बाद एक मिनट दोस्तों, तो एक ही बार में पे करना है, वन प्रीमियम पॉलिसी है ये। और उसके बाद आप 6 महीने के बाद, पॉलिसी लेने के 6 महीने के बाद इस पर आप लोन भी करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र कहाँ इसका निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान का ये है एमपी में, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में दोस्तों इसका निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये कहाँ का है? झांसी का। रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे उदयन माने दोस्तों, उदयन माने हाल ही में चर्चा में है, तो ये किस खेल से संबंधित है? उदयन माने संबंधित हैं दोस्तों किससे? गोल्फ से। ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है गोल्फ में। इससे पहले ये दूसरे भारतीय हैं दोस्तों गोल्फ में क्वालिफाई करने वाले टोक्यो ओलंपिक में। ये हो जा सही, एक मिनट दोस्तों बस। तो इससे पहले कौन थे दोस्तों? इससे पहले थे अनिर्बान लाहिड़ी पहले गोल्फर हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था दोस्तों। अनिर्बान लाहिड़ी। पहले हैं, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली टीम बन गई है? सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली टीम है, तो ये है दोस्तों श्रीलंका बन गई है हाल ही में। इससे पहले अपना देश भारत था, लेकिन अब श्रीलंका बन गई है, एक मैच आगे हो गई है श्रीलंका। तो इसके बारे में अभी आपको बता देते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक से संबंधित। एमपी जबीर है दोस्तों, एमपी जबीर ये दोस्तों पहले भारतीय हैं जो टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ के लिए क्वालिफाई किए हैं। एमपी जबीर 400 मीटर दौड़ के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो श्रीलंका की टीम है जो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली टीम बन गई है। इससे पहले अपना देश भारत था, भारत को पीछे छोड़ते हुए इस सीरीज में सबसे ज़्यादा वनडे मैच हराने में ये भी दोस्तों इंग्लैंड से हार गई थी, तो ये पहले पे आ गई है। श्रीलंका 428 और भारत 427, पाकिस्तान 414 ये हारे हैं।
सबसे ज़्यादा वनडे मैच खेलने का खिताब भारत के पास है दोस्तों। सर्वाधिक ODI खेलने वाली टीम भारत है दोस्तों। 993 मैच खेले हैं भारत ने। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 955 मैच खेले हैं। उसके बाद तीसरे पर पाकिस्तान है दोस्तों। पाकिस्तान दोस्तों 933 मैच खेले हैं। और लगातार सर्वाधिक ODI मैच जीतने वाली टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। लगातार जीतने वाली 21 मैच लगातार जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और 27 मैच लगातार हारे हैं बांग्लादेश ने। ये सबसे ज़्यादा लगातार हारने वाली टीम है बांग्लादेश, लगातार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है ये दोस्तों। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 ये किसे दिया गया है? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है फैमिलियल फॉरेस्ट्री को। ये राजस्थान की एक संस्था है। तो देखते हैं, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का दिया गया है। तो ये जारी कौन करता है? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र कन्वर्जन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। भूमि संरक्षण के संबंध में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ये हर साल दिया जाता है। वो हर साल नहीं, हर 2 साल पे 2 साल पर दिया जाता है। हर 2 साल पर हर 2 साल पर दिया जाता है दोस्तों। इसका विषय क्या है? स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन। इसका जो मोटिव है, विषय है, वो है स्वस्थ भूमि और स्वस्थ जीवन है दोस्तों। अब किसे दिया गया है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 का? फैमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया है। तो ये फैमिलियल फॉरेस्ट्री दोस्तों, ये राजस्थान में प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी द्वारा चलाई जा रही एक संस्था है, जो क्या करती है? एक परिवार में एक पेड़ को लगाने के लिए बताती है। एक परिवार के साथ एक पेड़ को जोड़ने का काम करती है। तो राजस्थान का दोस्तों एक इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन बोल्ड। ये राजस्थान में चलाया जा रहा है ऑपरेशन बोल्ड। ये कौन चला रहा है? ये खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। जो शुष्क भूमि है दोस्तों राजस्थान की, उसमें जो सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरुउद्यान परियोजना है ये। इसमें दोस्तों बोल्ड में क्या होता है? जो शुष्क भूमि है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के 25 बीघा ज़मीन में शुष्क भूमि में, जो खाली पड़ी शुष्क भूमि है, उसमें 5000 पौधे लगाने हैं बांस के। ये बांस असम से लाए गए हैं दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आप और पढ़ते रहिए दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें। अगर अच्छी लगे वीडियो, कैसी लग रही है तो बताते रहें। तो एक ही है, किसी शायर ने कहा है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। क्या बात कही है दोस्तों, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो क्या बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। समझे दोस्तों, एक एक अक्षर को चुन चुन के याद करना पड़ता है, तभी जाके मंजिल मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप बने रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।